हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इन्फेक्शन ऑफ लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बारे में मेनली अभी हम पढ़ रहे हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक का चैप्टर 23 है गायनो में। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जीटीआई। ये दो तरह का होता है, एक तो आपका होता है लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट और ये दूसरा होता है अपर जेनाइटल ट्रैक्ट। तो लोअर और अपर में हम क्या क्या डील करेंगे? लोअर में मेनली वुल्वा, जो फीमेल का एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है, उसमें क्या क्या आ सकता है तो आपको बताती हूँ। उसमें मेनली मॉन्स पीविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, ये सब आएगा। फिर वेजाइना, सर्विक्स, ये सब मेनली लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट में है, जो मैं इस पीपीटी में पढ़ूंगी। और अगले पीपीटी में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडोमेट्रियम और फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो चलिए आते हैं हमारा इन्फेक्शन ऑफ लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, तो आँख मूंद के समझ लीजिए कि या तो ये क्लैमिडिया ट्राकोमैटिस के कारण हुआ है या एन गोनोरिया के कारण हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वुल्वा के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके इन्फेक्शन के बारे में डिस्कशन से पहले वुल्वा क्या होता है ये डिस्कशन करते हैं। तो अभी बताया वुल्वा क्या है, तो फीमेल का एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है। तो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में क्या हो सकता है? लेबिया माइनोरा, बर्थोलिन ग्लैंड, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, बर्थोलिन ग्लैंड का जो डक्ट होता है। ठीक है, इसका जो स्किन है ना, वो मेनली बना हुआ होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। यहाँ इसमें हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, सेबासियस स्वेट और एपोक्लाइन ग्लैंड भी होता है। इसमें सबकुटेनियस टिश्यू एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्पेशल स्ट्रक्चर, इसको ही क्या कहते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि 3 मोस्ट प्रिवेलेंट प्राइमरी वायरल इन्फेक्शन, 3 मेन वायरल इन्फेक्शन जो मेनली वुल्वा में होता है वो कौन कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका herpes genitalis, कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम और मोलुस्कम कॉन्टाजियोसम। ये तीनों मेनली मेन है जो वायरल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा वुल्वा में। अब इसमें क्या होता है ना, ईचिंग होता है वुल्वा के अंदर और इरिटेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट कहने का क्या मतलब है? जैसे कि ये जो ईचिंग ये सब होता है ये तुरंत स्टार्ट हो जाए। क्रोनिक मतलब कि धीरे 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 होता है, इसको स्टार्ट होने में इसका टाइम लगता है। तो सबसे पहले एक्यूट के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्यूट डर्मेटाइटिस में एक्यूट में कौन कौन सा आता है? एक्यूट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप स्लीपर पहने और एकाएक आपके पैर में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन कहने का क्या मतलब है कि आपके स्किन में इन्फ्लामेशन आने लगा, तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में कौन कौन सा आएगा? तो कैंडिडियासिस, स्कैबिस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मॉलुस्कम कॉन्टाजियोसम और ट्राइकोमैनियोसिस आ सकता है। क्रोनिक में भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ कुछ होता है जो एकाएक, जैसे स्लीपर का ही बताए तो स्लीपर पहने एलर्जी हो गया, लेकिन कुछ को होता है कि वो महीनों तक स्लीपर पहन रहा है, एलर्जी नहीं हुआ, और एक बार क्या हो जाएगा उसको हर कभी स्टार्टिंग में ईचिंग लगेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा ईचिंग होगा, फिर एकाएक क्या होगा वहाँ पे पूरा फूलने लगेगा स्किन में। तो इस तरह से टाइम लेके होता है, उसको क्रोनिक कहते हैं। इसका भी दो कारण होगा, एलर्जी के कारण या इरिटेंट के कारण। दूसरा क्या हो सकता है? तो एट्रोपी। एट्रोपी मतलब कि अच्छा से डेवलपमेंट ना हुआ हो, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इन्फेक्शन में कैंडिडियासिस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस,
नियोप्लासिया के कारण हो जा सकता है। उसमें पैजेट डिजीज और वुल्वल कैंसर या वुल्वल डिस्ट्रोफी के कारण हो सकता है। इसमें आपको मिली लाइकेन प्लैनस, लाइकेन स्क्लेरोसिस, लाइकेन सिम्प्लेक्स, कोरिनियकस और सोरियोसिस, ये सब के बारे में डिस्कशन करने को मिलेगा। सब एक एक करके डिस्कशन करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं को लेने का। अब आते हैं सबसे पहले इन्फेक्शन ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड। इन्फेक्शन जानने के पहले बर्थोलिन ग्लैंड होता क्या है। ये एक 2 रौंद पी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है पेरिनियम के अंदर। देखिए ये क्या है, यही हमारा बर्थोलिन डक्ट है, ग्लैंड है। और ये जो गया है इस तरह से लाइनिंग, इसको बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। इस तरह से जो निकला है इसको बर्थोलिन ग्लैंड का डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये मेनली नॉन पल्पेबल होता है। स्टार्टिंग में इसको अगर हम देखेंगे तो ये पल्पेबल नहीं होता है जब तक कि ये बड़ा ना हो जाए। और ये लोकेटेड कहाँ पे होता है, तो वेजाइना के इंट्रेंस पे। कितना डिग्री क्लॉक बना के, तो 5 o'clock या 7 o'clock में होता है। जैसे घड़ी है ना, ये हमारा वॉच है, ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है और ये 9 होता है। तो 5 कहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और 7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे इस तरह। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेजाइना होगा। तो इसके 5 और 7 o'clock पे इसका क्या है, लोकेशन है। इसका काम क्या है, तो ये क्या सिक्रिएट करता है, म्यूसिन सिक्रिएट करता है, जो मेनली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एपिथेलियम। किसके एपिथेलियम को, तो वेस्टिब्यूल। और ये मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में नहीं आता है, लेकिन ये वेजाइनल के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बर्थोलिन डक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये लाइन होता है मेनली ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये मेनली कितने लेंथ का होता है, तो 2 सेंटीमीटर का। देखिए बर्थोलिन जो ग्लैंड है वो उसमें जो पीछे से अटैच होता है उसको कहते हैं बर्थोलिन डक्ट। जैसे कि ये हमारा बर्थोलिन ग्लैंड है, इसे जो इस तरह से डक्ट निकला है इसी को बर्थोलिन ग्लैंड डक्ट कहते हैं। ये 2 सेंटीमीटर का होता है और ये ओपन कहाँ होता है, तो बिटवीन हाइवेन एंड लेविया मजोरा। पिक्चर में देखिए, कहाँ कहाँ लेविया मनोरा और हाइमेन के बीच में। तो ये लेविया मनोरा है, और यहाँ पर हाइवेन होता है जब अगर सेक्स हो गया है तो। मेनली ये जो हाइमेन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पहले सेक्स इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो आपको हाइमेन मेनली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही हमारा ये जो डक्ट है वो क्या होता है, रूब्लिकेशन का में हेल्प करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ द वेजाइना में। इसको हम इजीली ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डिजिटल और ऑरिफिस है ना वो इजीली ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये मेनली सेक्रिएट करता है, जो ग्लैंड का फ्लूइड है उसी को सेक्रिएट करता है, जिसके कारण हमारा सिस्टिक में क्या होता है, डायलेशन होता है। तो अगर कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड, तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा सिस्टिक डायलेशन। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है वुल्वल सिस्ट का, तो फिर से जो हमारा वुल्वल सिस्ट है, वुल्वर सिस्ट, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है। सिस्ट आपको पता है ना, कोई सैक लाइक का स्ट्रक्चर जिसमें फ्लूइड भरा हो, तो उसका हो जाएगा मेनली अगर ज़्यादा एंटीरियर में है, मोस्ट एंटीरियर, तब में जो नेफ्रिक सिस्ट ऑफ वेजाइना, अगर सुपीरियर में है तो एपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट। ठीक है, अब ये जो है, जो बर्थोलिन ग्लैंड इन्फेक्शन होता है, ये यूनिलेटरल भी होता है और बायलेटरल भी होता है, लेकिन मोस्ट केसेस में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में नहीं आता है। अगर इसको पॉजिटिव कल्चर किया है और एब्सेस मिला, इसका मतलब क्या है, पॉलीमाइक्रोबियल के कारण ये होता है। तो एब्सेस आ गया, तो सबसे पहला जो हम डिस्कशन करेंगे वो क्या करेंगे वो बर्थोलिन ग्लैंड एब्सेस के बारे में। ये एब्सेस
इसमें मेनली जो एब्सेस है वो डेवलप्ड होता है 2 से 4 दिन में। इसमें और भी क्या क्या देखने को मिलेगा, तो चलने में डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी इन एम्बुलेशन, एम्बुलेशन मतलब वॉकिंग होता है। एक्यूट पेन करेगा, टेंडरनेस करेगा, अगर साइन देखिए तो वहाँ पर रेड रेड हो जाएगा, इदीमा हो जाएगा, स्वेलिन हो जाएगा, और सेलुसाइटिस देखने को मिलेगा सराउंडिंग सेल में, मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये जो ट्रीटमेंट है ना, तो ट्रीटमेंट में ये अपने आप सही हो जाता है। जैसे कि एब्सेस है तो वो अपने आप रप्चर कर जाएगा 3 से 4 दिन में। अगर एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट है मेनली यंगर देन 40 ईयर्स में, तो इसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्प्टोमेटिक सिस्ट है तो क्या करेंगे, इंसीजन कर देंगे और ड्रेन कर देंगे, जो भी पस सब है उसको बाहर निकल देंगे। लेकिन ये कॉम्प्लिकेट कब हो जाता है, जब ये दोबारा ऑकर होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक की मेनली कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर सेलुसाइटिस हुआ तब एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट हो सकता है। वुमेन जिसका एज 40 साल से ज़्यादा है और जिसमें ग्लैंड इलाज देखने को मिला है, उसमें मेनली बायोप्सी करवाने की ज़रूरत होती है। क्यों हम बायोप्सी करवाएंगे, ताकि ये देखना है कि ये कहीं एडिनोकार्सिनोमा तो नहीं है, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा के एज के वुमेन को मेनली एडिनोकार्सिनोमा होता है, इसलिए हम बायोप्सी करेंगे इन दोनों को अलग करने के लिए। फिर से रिव्यू कर लेते हैं। बर्थोरिन सिस्ट क्या होता है, क्या था, सिस्ट, ये क्या होता है, ये मेनली इसका जो डायमीटर है ना 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होता है। ये यूनिलेटरल होता है, कोई भी पेन नहीं करेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि सिस्ट है। अब एब्सेस की बात करें तो एब्सेस में क्या हो जाएगा, ये मेनली 2 से 4 दिन में क्या होता है, रेपिडली दिखाई देता है। और इसके क्लासिक सिम्टम की बात करें साइन की, तो इराइथेमा हो जाएगा, एक्यूट टेंडरनेस हो जाएगा, इदीमा हो जाएगा और सेलुसाइटिस हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे वुल्वल सिस्ट की, तो वुल्वल सिस्ट का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या था, एक को तो था मेसोनेफ्रिक सिस्ट और दूसरा एपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट। जो मेसोनेफ्रिक सिस्ट था वो ज़्यादा एंटीरियर होता है और जो एपिथेलियल इंक्लूजन सिस्ट है वो ज़्यादा सुपरफिशियल होगा। ठीक है, अब अगर कोई पूछेगा सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो वो हो जाता है मार्सुपियलाइजेशन। इसमें मेनली क्या करते हैं, हम एक कैथेटर लेते हैं, कैथेटर के साथ आगे में क्या रहेगा, तो इनफ्लेटेबल फोले बैलून, कैसा, FOLEY फोले बैलून रहेगा। ठीक है, और ये मेनली क्या किया जाता है, जहाँ पर इस इंसीजन होता है ना वहाँ पर ये लगा के 4 से 6 वीक तक छोड़ दिया जाता है। वही कह रहा है कि क्या है, ये क्लासिक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें मेनली फिस्टुला ट्रैक तैयार किया जाता है। देखिए पिक्चर, यहाँ पर से बीच से काट के मतलब इंसीजन कर क्या करते हैं, या इसको सराउंडिंग टिश्यू से स्टिच कर देते हैं और बीच वाला ओपन रहने देते हैं। ठीक है, इसमें दोबारा होने के चांसेस 5 से 10% ही होता है। अब क्या एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो वुमेन ओल्डर देन 40 ईयर्स हैं और उनमें ग्लैंड इलाज में दिखा है, तो हम बायोप्सी करते हैं, क्योंकि यही एक्सक्लूड करता है एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जिसका नाम है पेडिकुलारिस प्यूबिस। नाम अच्छे से याद कर लीजिए, पेडिकुलारिस प्यूबिस। ये क्या है, ये मेनली एक क्रैब लूस है, जो ढीला होता है ना वो, जिसको कहते हैं कौन सा, तो थीरस पूबिस। ठीक है, अब ये क्या है, ये अलग होता है, जो हमारे हेड में लॉस मतलब ढीला पाया जाता है ना, उससे ये अलग होता है। ये मेनली ओसालाइस है जो प्यूबिक हेयर में पाया जाता है, और ये मेनली मोस्ट कंटैगियस है सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का। कहने का क्या मतलब है, जब इंसान जब सेक्स करता है तो ये ईजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। इवन ए सिंगल एक्सपोजर, ढीला है ना वो तो कहीं पर भी स्किन आएगा और अब उसको मिलेगा वो चला जाएगा। ठीक है, तो लाइस क्या है, मोस्ट कंटैगियस
होता है ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज में। इसका ट्रांसमिशन होता कैसे है? तो क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है। नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन में क्या होगा? तब टॉवेल और ब्रीदिंग। आप सोचेंगे कैसे? तो जैसे कि कोई पर्सन टॉवेल यूज कर रहा है तो ये जो लूज है वो क्या होगा, वो इस एरिया से टॉवेल में चला जाएगा और तो उस टॉवेल का अगर कोई यूज करेगा तो उसको वो हो जाएगा। ठीक है, ये मेनली कहाँ पर होता है? तो हेयरी एरिया जो भुलवा में होता है और कभी कभी आईलिड में होता है। ठीक है, इसका जो मेजर न्यूरिशमेंट है ना वो मेनली ह्यूमन का ब्लड है। इंक्यूबेशन पीरियड 30 दिन का होता है। क्लिनिकल सिम्टम क्या है? पुराइटिस। ये पुराइटिस होता है ना विद इन 24 आवर्स आफ्टर द मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। ये मेनली होता क्यों है? तो एलर्जिक सेंसिटाइजेशन के कारण। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? तो इसका एग मिलेगा जिसको हम लिख कहते हैं, एडल्ट लाइस, पिपल ग्रेन्स मिलेंगे, फिकल्स कहाँ पे? तो हेयर के साफ्ट में। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेंगे और इसको नीडल के थ्रू हम क्या करेंगे, स्किन का क्रैश लेंगे और उस पर क्या डालेंगे? तो मिनरल ऑयल का ड्रॉप डालेंगे तो पता चल जाएगा। अब आते हैं स्कैबीज। देखिए मेनली 2 तरह के एनिमल पाया जाता है या पैरासाइट पाया जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। एक तो लॉज के बारे में बताया, एक इचमाइट। इचमाइट क्या है? तो इसका दूसरा नाम होता है सार्कोप्स स्कैवी। इसको ग्रेट डर्मेटोलॉजिक इमिटेटर भी कहा जाता है। इमिटेटर मतलब जो कॉपी करता है। ठीक है, ये इसका ट्रांसमिशन सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है, टॉवेल ये सब से नहीं होता है। क्यों? जब इसका आप पैथोजेनेसिस देखिएगा तो ये क्या करता है ना, स्किन में फूरो गड्ढा बना के उसके अंदर रहता है। तो फिर टॉवेल यूज करने से कम है ना चांसेस एज कंपेरिजन टू पीवीसी। ठीक है, अब ये क्या करेगा? तो ये पूरे शरीर में फैला हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हेयरी एरियाज में ही प्रेजेंट हो। और ये जो इसका जो फीमेल एडल्ट फीमेल है इचमाइट, वो क्या करता है, स्किन के अंदर फूरो बनाता है, उसके अंदर रहता है। लाइफ स्पेन 1 मंथ है। सिम्टम्स तो सीवियर होता है लेकिन इंटरमिटेंट ईचिंग होता है। अभी हुआ फिर थोड़ी देर बाद होगा, इस तरह से। ठीक है, इसमें मेनली जो ईचिंग होता है ना वो रात में ज़्यादा होता है और उस एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पर वार्म हो, मतलब ये वार्म एरिया में ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, इसका जो इनिशियल सिम्टम है वो 3 वीक आफ्टर द प्राइमरी इन्फेस्टेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी आपको स्कैबिज हो गया तो 3 वीक के बाद इसके सिम्टम आपको पता चलने लगेंगे। मोस्ट कॉमन एरिया कहाँ पे है? तो हैंड, रिस्ट, ब्रेस्ट, भुलवा और बतख। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है तो हम क्या देंगे, परमेथ्रिन 1% क्रीम देंगे, मतलब कि अप्लाई करेंगे अफेक्टेड एरिया में 10 मिनट तक। उसके बाद उसको साफ़ कर देंगे। अगर अल्टरनेटिव में कहेगा तो मालाथियोन और इवर्मेक्टिन। मालाथियोन की बात करें तो 0.5% लोशन देते हैं, अप्लाई करते हैं 8 से 12 घंटा के लिए, उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर देते हैं। इवर्मेक्टिन की बात करते हैं तो इसको 250 माइक्रोग्राम पर केजी देते हैं और उसको रिपीट करते रहते हैं 2 वीक पे। अगर री इन्फेक्शन से आपको बचाना है तो ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन द प्रीवियस 6 वीक। अगर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने जा रहे हैं तो उसके 6 वीक पहले हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, एंड अदर क्लोज हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया? अब चलिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि दोनों तो हमारे बॉडी में ही पाया जाता है। तो जो पेडिकुलरिस प्यूबिस है और जो स्कैबिस है, पेडिकुलरिस प्यूबिस का दूसरा नाम क्या होता है, ये मेनली क्रैब लॉस के कारण होता है जिसका दूसरा नाम थीरस पूबिस है। और जो स्कैबिज है वो इचमाइट के कारण होता है जिसका दूसरा नाम सार्कोप्स स्कीवी है। जो पेडिकुलोसिस पूर्विस है वो मोस्ट कॉन्टेजियस होता है ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में। और जो स्कैबिज है वो ग्रेट डर्मेटोलॉजिक इमिटेटर होता है। पेडिकुलोसिस पूर्विस है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है और स्कैबिज भी क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है। सिम्टम तो प्यूबिस प्यूराइटिस, उसका भी स्कैबिज का भी प्यूबिस प्यूराइटिस होता है लेकिन वो रात में ज़्यादा हो जाता है और इसको हेयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेनली जो पेडिकुलरिस प्यूबिस है वो हेयर में होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट तो दोनों का ट्रीटमेंट क्या है, परमेथ्रिन 1% क्रीम। अब आते हैं मॉलुस्कम कॉन्टाजियोस।
मेनली ये जो होता है ना वो पॉक्स वायरस के कारण होता है। हमारे पास 2 तरह के पॉक्स वायरस देखने को मिलेंगे। एक होता है वेरियोला, कौन सा? वेरियोला, जिसके कारण क्या होता है? स्मॉल पॉक्स होता है। और दूसरा होता है मोलुस्कम कंटाजियोसम वायरस, जिसके कारण मोलुस्कम कंटाजियोसम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये होता क्या है? ये एक वायरस के कारण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मोलुस्कम कंटाजियोसम, जो मेनली क्रोनिक होता है, एक लोकलाइज्ड होता है। और इसमें कैसा होता है? देखिए, ये इसका पिक्चर देखिए तो समझ में आएगा। फ्लैश कलर का होता है, डोम शेप होता है, और इसमें बीच में क्या होगा? एम्बिलिकेटेड सेंटर होगा। क्या क्या होगा? एम्बिलिकेटेड सेंटर। जैसे कि जो हमारा स्किन कलर का होता है डोम शेप का होता है, और इसके बीच में इस तरह का एम्बिलिकेटेड सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूछेंगे कि किस पर्सन को ये जो मोलुस्कम कंटाजियोसम है वो ज़्यादा होने के चांसेस है, तो जिसको पहले से ही क्या है? एक जीमा है, जिसको पहले से जो क्या होता है, जो मेनली टीम स्पोर्ट्स, मतलब जो स्पोर्ट्स से सब खेलते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम क्या है? वीक है, जिनका ये चाइल्ड को ज़्यादा होता है मेनली एट द एज ऑफ 1 से 10 साल के बीच में, और जो पीपुल मेनली ह्यूमिड एरियाज में रहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? या तो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट, या स्पॉट कांटेक्ट, या बाथ स्पॉन्जी या टॉवल, ये सबसे कांटेक्ट में आने पर। ठीक है, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। और मेनली जो बम्स बनाता है ये कहाँ पे बनाता है? तो फेस, आर्म, नेक, लेग, बैक, ये सब एरिया में मेनली बम्स बनाता है। ठीक है, ये क्रोनिक स्किन इन्फेक्शन है, मतलब धीरे धीरे होता है, एकाएक नहीं होता है, और मोलुस्कम कंटाजियोसम वायरस के कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कब तक रहता है? तो ये लास्ट होता है स्किन में फ्रॉम 2 मंथ से 4 साल तक रहता है। ठीक है, कितना तक? 2 मंथ से 4 साल तक रहता है। ये पेनलेस होता है, इसलिए पर्सन को पता भी नहीं चलता है। और अगर इसको ये लीव कर दें तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट करें तो ये और जल्दी ठीक हो जाएगा। ये जो इन्फेक्शन है ना, ये मोस्ट कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन होता है। ठीक है, और ये उन बच्चों में ज़्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो सिम्टम्स में क्या मिलेंगे? तो सिम्टम्स में ये मिलेगा कि बम्स होगा। वो बम्स कैसा होगा? तो लिक्विड इसमें भरा हुआ होगा। पिक्चर देखते हैं क्या है। ये फ्लैश कलर का है, लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। ये ईचिंग है। ये ब्लिस्टर कैसा होगा? तो रेड और पिंक कलर का होगा। लेसन को अगर मेजर करेंगे तो 2 से 5 मिलीमीटर क्या होगा? इसका डायमीटर होगा। और ये मेनली प्रेजेंट, जो लम्स होता है ये मेनली प्रेजेंट होता है जेनिटल एरिया में और थाई में। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण कह सकते हैं, या जिनको ऑलरेडी HIV इन्फेक्शन होया हुआ है उन लोगों में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उन लोगों में भी जो केमोथेरेपी यूज करते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस उसके अपीयरेंस ऑफ लेसन से करेंगे। ये एक स्मॉल नोड्यूल्स है जिसका डायमीटर 1 से 5 मिलीमीटर होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉल्यूस्कम बॉडी मिलेगा, जो मेनली हम कैसे करते हैं? रीथ और गिम्सा स्टेन से कंफर्म करते हैं। मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो इसको क्या, बैक्टीरिया का सुपर इन्फेक्शन हो जाना, बाद में बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम फेरिक सबसल्फेट, जिसको मॉन्सेल सॉल्यूशन कहते हैं, या 85% ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब एक और, अगर इसका अल्टरनेटिव मेथड कहेगा तो अल्टरनेटिव मेथड में हम क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट का? तो दे सकते हैं कैंथारिडीन देंगे। ये केमिकल ब्लीचिंग एजेंट है। दूसरा क्या दे सकते हैं?
तो इमिक्यूमोड, ठीक है, या क्रायोथेरेपी या HAART करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 2 से 7 वीक होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम है जेनाइटल अल्सर। कहीं पर भी अगर आपको अल्सर दिख जाए तो इसका मतलब क्या समझिएगा, वहाँ पर छिल गया है, वहाँ पर क्रश जैसा स्पेस बन गया है। देखिए, ठीक है, ये है अल्सर। अल्सर में मेनली हमको क्या क्या, ये अल्सर जो जेनाइटल अल्सर है ये होता किस किस कारण से है और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये हम अभी डील करेंगे। तो ये जो जेनाइटल अल्सर है वो हर्पिस के कारण होता है, ग्रेनुलोमा इनग्यूनली के कारण होता है, जिसका दूसरा नाम दोनों वेनोसिस है, और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरम के कारण होता है, कैनक्रोइड के कारण होता है, साइफिलिस के कारण होता है। इसमें जो है ना, सभी में जो अल्सरेशन होता है वो जेनाइटल एरिया में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका कोर्स, डिजीज और ट्रीटमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं जेनाइटल हर्पिस में। ये जेनाइटल हर्पिस रिकरेंट इन्फेक्शन है दैट इज इनक्यूरेबल एंड हाईली कंटेगियस। इनक्यूरेबल मतलब क्या होता है कि इसका क्योर नहीं कर सकते, ये बार बार इन्फेक्शन आता है, और ये हाईली कंटेगियस है, मतलब एक जगह हुआ तो वो पूरे जगह हो जाता है बहुत ही जल्दी। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड STI है, याद रखिएगा। अगर जेनाइटल में पूछेगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड STI कौन सा है, सेक्सुअली मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड STI कौन सा होगा, तो जेनाइटल हर्पिस। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो ये एसिम्प्टोमेटिक सेटिंग है, मतलब कि 80% जो पीपल होते हैं उनको ये जेनाइटल हर्पिस हो भी जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। उनसे अगर कोई क्लोज कॉन्टैक्ट होंगे तो अपने आप ये उनसे दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, ये मेनली 2 तरह का होता है, इसका 2 टाइप है कह सकते हैं। कौन कौन सा, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 को शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है HSV-1, टाइप 2 को कहा गया है SSV-2। अब मान लीजिए कि ये हमारा, मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, इसके लेग हैं, ये इसका कौन सा पार्ट है, वेस्ट, कमर है। ठीक है, इसके ऊपर जो होगा उसको कहेंगे टाइप 1, इसके नीचे जो होगा वेस्ट के नीचे उसको कहेंगे टाइप 2 हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। यहाँ तक समझ में आया। जो HSV होता है वो 2 टाइप का होता है, HSV-1, HSV-2। HSV-1 वेस्ट के ऊपर होता है, कमर के ऊपर होता है, HSV-2 कमर के नीचे होता है। जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है ना, वो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करता है, मतलब अगर वो हो जाए तो HSV-2 मतलब कमर के नीचे वाले को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर HSV-2 हो जाए किसी को तो HSV-1 के अगेंस्ट में क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 दिन होता है। सिम्टम, तो वुल्वा पार्ट में पेन होगा, पोराइटिस मतलब इचिंग होगा, डिस्चार्ज होंगे, और ये मेनली कब हो जाता है पीक पे, तो इन्फेक्शन से 7 से 11 दिन में ये मेनली ये जो होता है उस पीक पे डिस्चार्ज होने लगता है, पोराइटिस होने लगता है। इसमें मेनली आपको इंग्यूनल एडिनोपैथी देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, वुल्वल स्किन में पैरेस्थेसिया, ऐसे लगेगा कि कोई काट रहा है, जल रहा है, टिंगलिंग हो रही है। ठीक है, इसमें मल्टीपल वेसिकल्स भी आपको देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो ये अल्सर अपने आप भी ठीक हो जाएगा बिना कोई स्कार का। रिकरेंट जेनाइटल हर्पिस, अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या था, सिर्फ जेनाइटल हर्पिस, लेकिन अब जो दोबारा जो आता है, कहे ना जेनाइटल हर्पिस क्या है, दोबारा भी आता है। अगर दोबारा जेनाइटल हर्पिस आएगा तो वो कब आएगा, ऑन एवरेज 4 ऑकरेंस हो सकता है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब कि 4 बार, मतलब एक बार ठीक हो गया उसके बाद 1 साल में 4 बार होने के चांसेस है। ठीक है, 50% वुमेन में जो पहला बार होता है दोबारा, वो विदिन 6 मंथ हो जाता है, मैंने अभी ठीक हो गया उसके 6 महीने के बाद ये अपने आप दोबारा आ जाता है। ठीक है, 50% वुमेन में। कॉमन फीचर्स क्या देखेंगे, मतलब कि प्रोडर्मल फेज
क्या क्या देखेंगे? तो पहले तो प्रोड्रोमल फेज मतलब होता है अर्ली साइन। अर्ली साइन में हम क्या देखेंगे? देखेंगे सैक्रोन्यूरोग्लिया। अब ये क्या होता है? ये एक कंडीशन है जिसमें पेन होता है, डिस्कम्फर्ट, नमनेस। कहाँ पर होता है? तो सैक्रल एरिया में होता है या जेनिटल पार्ट में होता है। इसमें पर्सन क्या होता है ना बैठ पाता है, ना नहा पाता है, ना सेक्स कर पाता है। वुल्वल बर्निंग होती है, वुल्वा जो पार्ट है फीमेल का, वहाँ पे बर्निंग होने लगती है। टेंडरनेस और ईचिंग भी देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसका जो डायग्नोसिस है ना वो सिंपल क्लिनिकल इंस्पेक्शन से हो सकता है। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। जब डॉक्टर आप जैसे ही देखेगी उसको समझ में आ जाएगा कि जेनिटल हर्पिस है। हर्पेटिक अल्सर पेनफुल होता है जब उसको टच किया जाता है कॉटन टिप एप्लीकेटर से। लेकिन जो साइफिलिस का अल्सर है वो पेनलेस होता है। मतलब वहाँ पर जो अल्सर होगा ना दो ही तरह का हो सकता है, या तो हर्पेटिक अल्सर या साइफिलिक अल्सर। तो साइफिलिक क्या होता है? पेनलेस होता है जब उसको कॉटन से टच करेंगे तो। लेकिन हर्पेटिक अल्सर क्या है? जब टच करेंगे तो पेन करेगा। तो इस तरह से समझ लीजिए। हर इसको ट्रिक कैसे कर सकते हैं? हर लड़की के लिए है ना, तो लड़की को मेंस्ट्रुएशन में पेन होता है, तो हर्पेटिक में पेन होता है, साइफिलिस में कोई भी पेन नहीं होता है। वायरल कल्चर करेंगे डायग्नोसिस के लिए, इसमें जिसका सेंसिटिविटी कितना है? 80% है। लेकिन ये वायरल कल्चर है ना वो रिकरेंट जो दोबारा आ जाता है उसके लिए लेस यूजफुल है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये मोस्ट एक्यूरेट और सेंसिटिव टेक्निक है आइडेंटिफाई करने का हर्पिस वायरस को। कौन? PCR। इसमें अब क्या है? टाइप स्पेसिफिक HSV सेरोलॉजिक एसे। ये कब कब यूजफुल होता है? जब रिकरेंट जेनिटल सिम्टम दिख रहा हो लेकिन HSV कल्चर क्या है? निगेटिव है। क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ हर्पिस बिना किसी लेबोरेटरी कंफर्मेशन का, और किसी के पार्टनर को क्या होया हुआ है? जेनिटल हर्पिस होया हुआ है, तब हम ये HSV सेरोलॉजिक एसे करवाते हैं। इसमें मेनली हम एंटीवायरल थेरेपी देते हैं। उसमें कौन कौन सा? वालासाइक्लोविल और एसाइक्लोविल। वालासाइक्लोविल फर्स्ट क्लिनिकल एपिसोड में 1000 mg ट्वाइस अ डे 7 से 10 दिन के लिए दिया जाता है, और रिकरेंट एपिसोड पे दोबारा आने पे 1000 mg डेली 5 दिन तक या 500 मिलीग्राम 2 टाइम्स 3 दिन तक। एसाइक्लोविल फर्स्ट क्लिनिकल एपिसोड में 200 mg 5 टाइम्स 1 दिन पे, और 400 mg 3 टाइम्स 7 से 10 दिन तक के लिए। ठीक है। रिकरेंट एपिसोड पे 400 mg 3 टाइम्स के लिए 1 दिन में 5 दिन तक, और 800 mg 3 टाइम्स 1 दिन में 2 दिन के लिए। ठीक है। अब आता है ग्रेनुलोमा इनग्यूनली। इसका दूसरा नाम क्या है? डोनोवेनोसिस। ये क्रोनिक अल्सरेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ स्किन है जो मेनली स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू ऑफ वुल्वा को अफेक्ट करता है। याद है अभी जो जेनिटल हर्पिस पर थे वो वायरस के कारण होता है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ये किसको अफेक्ट करता है? तो स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू को। ये टॉपिकल क्लाइमेट में कॉमन होता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 12 वीक तक किसके कारण होता है? तो क्लेब्सिला ग्रेनुलोमैटिस के कारण होता है। लेकिन इसका जो कल्चर करना होता है स्टैंडर्ड मीडियम में वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये पेनलेस अल्सर है। तो अभी तक पेनलेस अल्सर में कौन कौन सा पढ़े हैं? तो जो हर था वो क्या था? पेनफुल अल्सर था। ठीक है। और साइफिलिस पेनलेस है, पेनलेस। और एक ये डोनोवेनोसिस क्या है? पेनलेस अल्सर है। अभी तक 2 पेनलेस अल्सर पढ़ लिए हैं। और मेनली ये सराउंडेड होता है वेस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू से। देखिए दिख रहा है ये इसका ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? ऐसा लगेगा कि बीफी रेड है जो टच करने पे कभी भी ब्लीड कर सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसमें डोनोवन बॉडीज देखने को मिलेगा स्पीयर में। ठीक है। कौन सा बॉडी? डोनोवन बॉडीज मिलेगा। ट्रीटमेंट तो डी है, तो डी से याद कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन देंगे 100 mg ओरली 2 टाइम्स मिनिमम फॉर 6 वीक। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्साजिन, इरिथ्रोमाइसिन 500 mg
ओरल देंगे 4 टाइम्स एक दिन में। ट्राइमिथोप्राइम सल्फामिथोक्साजोल देंगे, ठीक है। और थेरापी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो लेसन है वो पूरी तरह हील ना हो जाए। सेक्सुअल पार्टनर जो हैं जिनको ऑलरेडी ग्रेनुलोमा इंग्यूनली होया हुआ है उनको भी एग्जामिन करवाना चाहिए, क्योंकि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, ठीक है। और ये मेनली सिम्टम दिखाने से 7 दिन पहले तक मेनली ये दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका सिम्टम आने में 60 डेज लगता है, ठीक है। अगला क्या है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। ये क्या है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन है लिम्फेटिक टिश्यू का। नाम से ही देखिए, नाम ही में इसका है क्या, लिम्फ, मतलब लिम्फ में क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये मेनली होता किसके कारण है, क्लैमिडिया ट्राकोमैटिस के कारण होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट कौन सा है, वुल्वा। अदर साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है, यूरेथ्रा, रेक्टम, सर्विक्स। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, मेनली किसके कारण होता है, L1, L2 और L3 के कारण होता है। L1, L2, L3 क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 से 30 दिन के लिए। कितना, 3 से 30 दिन। 3 डिस्टिंक्ट फेजेज होते हैं वुल्वल का और पेरीरेक्टल LGV का। पहला प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज और टर्शियरी फेज। जो प्राइमरी फेज है ना, कितने फेजेज बताए, 3 डिस्टिंक्ट फेज है। प्राइमरी फेज में मेनली ये सॉलो होता है, पेनलेस होता है, लेकिन ये हील वो जल्दी कर जाता है बिना कोई थेरेपी के। और ये होता कहाँ है, वेस्टिब्यूल में और लेबिया में। दूसरा सेकेंडरी फेज। सेकेंडरी फेज 1 से 4 वीक लगता है आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन। ये पेनफुल होता है, मतलब एडिनोपैथी जो होता है वो पेनफुल होता है। और ये होता कहाँ है, इंग्यूनल और पेरीरेक्टल एरिया में। सिम्टम क्या क्या दिखेगा, तो जो एडिनोपैथी हो रहा है वो एक तरफ होगा, जनरल मैलेस होंगे, फीवर होगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसका जो टेंडरनेस है और वो ज़्यादा होगा और इनलार्ज होते जाएगा, ठीक है। तो ये होता मेनली कहाँ पे है, ये होता है मेनली आपको बताए थे इंग्यूनल एरिया में। कहाँ पे, तो एडिनोपैथी में होता है। एडिनोपैथी कहाँ होता है, इंग्यूनल या पेरीरेक्टल एरिया में। इसका अगर ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और स्किन से एडहेरेंट होते जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बूबो। बूबो मतलब क्या हो जाएगा, टेंडल लिम्फ नोड। क्लासिक साइन क्या होता है, जो मेनली टर्शियरी फेज में आता है, तो इसमें डबल जेनितो क्रूअल फूल दिखेगा। ग्रुप साइन, ग्रुप साइन मतलब कि डिप्रेशन बिटवीन ग्रुप ऑफ इन्फ्लेम्ड नोड। मतलब कि यहाँ पर देखिए, पिक्चर में देखिए, एक नोड दिख रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पर 2 नोड रहा तो कैसा लगेगा, तो ग्रुप साइन की तरह दिखेगा। मल्टीपल ड्रेनिंग साइनस और फिस्टूला दिखेंगे। अगर बोबो लब्स्टर हो जाता, बोबो जो मेनली फॉर्म हुआ है लगातार लिम्फ नोड के बढ़ने के कारण, तो उसमें क्या होंगे, तो उसमें ये ड्रेनेज देखने को मिलेगा, मतलब वो रप्चर कर सकता है। एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेरिया। अब ये अल्सर है तो ये तो धीरे धीरे क्या करेगा, टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करते जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कल्चर करेंगे क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस का। और क्या करवाएंगे, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस और न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन करवाएंगे। कैसे, तो पस से या नोड लिम्फ नोड से क्या करेंगे, पस को एस्पिरेट करवा के। क्लैमिडिया का सीरोलॉजी करवाएंगे जो सपोर्ट करता है डायग्नोसिस को, ठीक है। ट्रीटमेंट, अगर मान लीजिए कि डायग्नोसिस टेस्ट नहीं आया है तो पेशेंट कैसे ट्रीट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। जैसे कि प्रोटोकोलाइटिस के अनुसार जेनाइटल अल्सर डिजीज के लिए जो भी होता है वो ट्रीटमेंट होगा, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। अगला क्या है, कैनक्रोइड। ये कैनक्रोइड क्या है, ये एक्यूट अल्सरेटिव डिजीज है, अल्सर का, वुल्वा का। अभी तक ऊपर जो पढ़ रहे थे वो क्रोनिक था, ये क्या है, एक्यूट है। ये मेनली किसके कारण होता है, हेमोफिलस डुक्रेई। याद रखिएगा, मेनली जो अलग अलग है वो उसमें अलग अलग कौन सा नाम है,
ये जो भी वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम अलग अलग है, जो मेनली पहचानने में हेल्प करता है कि कौन सा किस बैक्टीरिया से हुआ है। जैसे अगर बोलेगा कि हेमोफिलस डुक्रेई से हुआ है तो कैनक्रोइड, अगर कोई बोलेगा कि क्लैमीडिया से हुआ है तो एलजीवी। इस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो जेनेटल अल्सर होता है वो मेनली ट्रांसमिशन होता है कब, जब HIV इन्फेक्शन होता है तब। ये सॉफ्ट अल्सर होता है, पेनफुल और टेंडरनेस होता है। मतलब पेनफुल में अभी तक 2 गो मिल गया, 3 गो मिल गया, दो गो पेनफुल में 2 मिल गया, एक तो हर्पिस वायरस, हर्पिस जेनिटिलिया अल्सर, और दूसरा ये वाला क्या है, कैंकर। ठीक है, ग्राम स्टेन करवाएंगे तो एनारोबिक बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, जिसका क्लासिक अपीयरेंस कैसा है, स्ट्रेप्टोबैसिलरी चेन की तरह, जो मेनली दिखता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्कूल ऑफ फिश की तरह। इनिशियल लेसन में ये स्मॉल पेपुलरी रहेगा, लेकिन 48 से 72 घंटा में ये पेपुलरी क्या होंगे, धीरे धीरे इसमें और भी ज़्यादा होगा और धीरे धीरे पस बनेगा और बाद में ये अल्सर लाएगा। ये पेनफुल होता है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस करेंगे कल्चर के द्वारा। ट्रीटमेंट तो वही एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रियाजोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन करेंगे। साइफिलिस हम स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, ये पेनलेस अल्सर है। ये क्रोनिक और सिस्टमेटिक डिजीज के कारण होता है। ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, एस्पिरोचिट्टे ट्रिपोनीमा पैलिडियम के कारण होता है। ये जो इन्फेक्शन है स्टार्टिंग में म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। 3 से 10% पेशेंट को कॉन्टैक्ट के कारण होता है। सिंगल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में ही ये क्या हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कीसिंग, टचिंग द पर्सन ऑफ एक्टिव लेसन ऑफ लिप्स, ओरल कैविटी, ब्रेस्ट और जेनिटल। इसका 3 स्टेज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी स्टेज क्या होता है, मेनली पेनलेस होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर राइज अल्सर देखने को मिलेगा और कोई भी उसमें एक्सीडेटिव बेस नहीं होते हैं। इसका जो साइट होता है ना, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 वीक होता है आफ्टर एक्सपोजर। एक बार आप मान लीजिए किसी को होया हुआ है, उसके टच में आ गए तो तुरंत नहीं होगा, 2 से 3 वीक लगेगा। कहाँ होता है, वुल्वा में, वेजाइना में और सर्विक्स में। इसमें मेनली जो एक्स्ट्रा जेनाइटल प्राइमरी लेसन होता है ना, वो कहाँ कहाँ होता है, माउथ में, एनल कैनाल में, ब्रेस्ट में और निपल में। जो नॉन टेंडर फिर में रीजनल एडिनोपैथी है, ये मेनली प्रेजेंट होता है फर्स्ट वीक में। 2 से 6 वीक बाद ये जो पेनलेस अल्सर है वो अपने आप ठीक हो जाता है बहुत वुमेन में। सेकेंडरी साइफिलिस, ये सिस्टमेटिक डिजीज में डेवलप्ड होता है मेनली 6 वीक से 6 मंथ तक आफ्टर प्राइमरी कैंकर। ये 25% वुमेन में प्राइमरी में ऑलरेडी क्या होता है, प्राइमरी कैंकर प्रेजेंट होता है, तब ये सेकेंडरी लेसन अपीयर हो जाता है। क्लासिक साइन क्या है, रेड मैक्यूल्स, पेप्यूल्स कहाँ पे हो जाते हैं, पाल्म या हैंड या सोल ऑफ द फीट में देखने को मिलता है। वुल्वा लेसन कैसा दिखेगा, कॉन्डिलोमा लैक्टम की तरह, मतलब कि लार्ज, रेज, फ्लैटन, ग्रेइश वाइट एरियाज में मेनली ये देखने को मिलता है। जो वुमेन साइफिलिस से ग्रसित है ना, वो मोस्ट इन्फेक्शस होता है ड्यूरिंग फर्स्ट से सेकेंड ईयर तक। बाद में ये इसका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे घटते जाता है। लेटेंट फेज, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज और लेटेंट फेज, ये सेकेंडरी फेज को फॉलो करता है। इसमें सेरोलॉजिक टेस्ट पॉजिटिव होता है बिना कोई साइन और सिम्टम के, और इसमें जो ब्लड टेस्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। लेटेंट फेज था, अभी ये आते हैं टर्शियरी फेज। टर्शियरी फेज में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और न्यूरोस्केलेटल सिस्टम में ये अफेक्ट करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ऑप्टिक एट्रोफी, टेविस डोर्सालिस, जनरलाइज्ड पैरेसिस, एरोटिक एन्यूरिज्म और गुमाज दिखेगा स्किन और बोन्स पे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक
और डायरेक्ट फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे, जिसमें मेनली क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ स्पायरोसिटी। जब स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे तो वो अर्ली साइफिलिस को डिटेक्ट करेगा। नन स्पेसिफिक नन ट्रिपोनेमल टेस्ट भी करवा सकते हैं, VDRL और RPR। उसके बाद एंटी ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट भी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट तो अर्ली साइफिलिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेंजाथीन देंगे, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी देंगे 2 से 4 मिलियन। यू मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट है, और आई मतलब इंट्रामस्कुलर देंगे और एक ही डोज देंगे। अल्टरनेटिव में डॉक्सोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन देंगे। लेटेंट फेज के लिए जो मेनली 1 साल के बाद होता है, उसका भी ड्रग ऑफ चॉइस बेंजाथीन पेनिसिलिन जी है, लेकिन डोज में चेंजेज है। ठीक है। न्यूरोसाइफिलिस जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, उसमें हम कौन सा देंगे, एक्वस क्लिस्टेलाइन पेनिसिलिन जी देंगे। डोजेज आप देख लीजिए। अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो हम पेनिसिलिन देते हैं। ठीक है। सेकेंड डोज में हम दे सकते हैं बेंजाथीन पेनिसिलिन, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ पेनिसिलिन देते हैं। चलिए अब पहले देख मेनली समरी में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो होता है ना जेनाइटल डिजीज, ये 2 तरह का होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 कहाँ हो रहा था, वेस्ट के ऊपर, और टाइप 2 वेस्ट के नीचे। और साइफिलिस में भी होता है ट्रिपेनोमा पैलिडियम के कारण। तीसरा कैनक्रॉइड जो हेमोफिलस डुक्री के कारण हो रहा था। उसके बाद लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम जो क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस सेरोटाइप L1, L2 और L3 के कारण हो रहा था। दोनों वेनोसी जिसका दूसरा नाम ग्रेनुलोमा इनग्यूनले है, जो मेनली क्लेवेसिया ग्रेनुलोमेटस के कारण हो रहा था। नन STI में क्या हो जाएगा, ये भी 2 तरह का, इन्फेक्शन के कारण, नन इन्फेक्शन के कारण। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हमारे पास अगर कोई केस आए ना तो समझ में आए। ठीक है। सबसे पहले साइफिलिस का कोई केस कैसे आ सकता है, तो साइफिलिस में क्या होया हुआ है, पैप्यूल्स सोए हुए हैं। पैप्यूल्स का ये नंबर कितना है, सिर्फ 1 पैप्यूल सोया रहेगा। डायमीटर 5 से 15 mm का रहेगा। शार्पली डेमोक्रेटेड, एकदम शार्प रहेगा और थोड़ा एलिवेटेड रहेगा। ठीक है। इसमें डेप्थ, सुपरफिशियल और डीप दोनों क्या है, इन्वॉल्व है। बेस जो होगा ना वो स्मूथ होगा, वहाँ पर कोई भी पस नहीं होगा, लेकिन ऊपर में सीरस एक्सुडेट होंगे। इन ड्यूरेशन देखो तो बॉटम में क्या होगा, होल होगा। इसको अम्बिलिकल क्या कहते हैं, अम्बिलिकल होल कहते हैं। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड का बात करो तो 9 से 90 दिन लगते हैं। ठीक है। और इसमें पेन नहीं होता है। और क्या हो सकता है, इसका जब हम माइक्रोस्कोपिक लैब टेस्ट करते हैं तो वो किया जाता है डार्क फील्ड डायरेक्ट इम्यूनो फ्लोरोसेंस से। कल्चर इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्शन ट्रांसपोर्ट मीडिया ज़रूरत नहीं है। सेरोलॉज में क्या मिलेगा, तो नन ट्रिपोनेमल टेस्ट होगा। ट्रिपोनेमल टेस्ट में कौन सा, एल्सा, FTA एंटीबॉडीज ये सब करेंगे। ठीक है। PCR टेस्ट होगा। और हिस्टोपैथोलॉजी में मेनली क्या देखने को मिलेगा, इंड अर्थराइटिस ऑब्लिटेरेंस देखने को मिलेगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, साइफिलिस है। और अगर हमें एक चीज़ सबसे पहले याद रखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, किस में पेन प्रेजेंट होता है, किस में पेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब पेन प्रेजेंट की बात करो तो हर्पिस में और किस में, कैंक्रॉइड में पेन होता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर दें। कोई अल्सर जेनाइटल अल्सर वाले पेशेंट आए हैं, उनमें अगर पेन हो रहा है तो मेरे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा या तो यह हर्पिस हो सकता है या कैंक्रॉइड हो सकता है। ठीक है। अगर इनको पेन नहीं हो रहा तो इनमें 3 ऑप्शन होगा, या तो साइफिलिस होगा, LGB होगा, या दोनों वेनोसिस होगा। तो याद कैसे करेंगे, ठीक है, तो LDS से याद कर लीजिए।
ठीक है। LDH से क्या हो जाएगा, ये पेनलेस अल्सर है। और एक तो हर लड़की में तो होता ही है, कौन सी लड़की में, चंदा लड़की में क्या होता है, मेनली पेन होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अब हर्पीस और कैनकोइड दोनों में पेन होता है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो लिम्फ नोड का जो इन्वॉल्वमेंट होगा ना, हर्पीस में बाइलेटरल होगा, लेकिन कॉन्क्वाइड में क्या होगा, यूनिलेटरल होगा, ठीक है। इसमें जो हर्पीस है इसमें क्या है, सुपरोटिव होगा, लेकिन इसमें सुपरोटिव होगा। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो हर्पीस है वो दोबारा आएंगे, लेकिन कैनक्रॉइड दोबारा नहीं आएगा। अब जो पेनलेस है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो लेग वाला यूनिलेटरल होता है, साइफिलिस वाला बाइलेटरल होता है, ठीक है। दोनों वेनोसी में वो देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। रीअकरेंस का चांसेस सिर्फ हर्पीस में होता है, बाकी कहीं पर भी नहीं हो सकता। तो अगर कोई दिमाग में आएगा कि ऐसे केस बना के देती हूँ कि कोई पेशेंट आया है, उसमें जो अल्सर है ना वो पेनलेस है, क्या बोला, पेनलेस है, और उसमें दोनों हमारा लिम्फ नोड इन्वॉल्व है दोनों तरफ का, तो क्या होगा, क्या था, पेनलेस और दोनों तरफ, इसका मतलब क्या हो सकता है, साइफिलिस हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये वाला तो डिस्कस हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड भी सबका अलग अलग है, जैसे कि प्राइमरी साइफिलिस का 9 से 90 दिन, कैनकॉइड का 1 से 14 दिन, हर्पिस जेनिटालिस का 5 से 21 दिन, लेग वाला का कितना, 30 से 30 दिन, दोनों वेनोसी का 1 से 180 दिन, ठीक है। ये इसके ट्रीटमेंट हैं और ये इसका हीलिंग टाइम है। अब देखिए, साइफिलिस में पैपुल्स देखने को मिलेगा, हर्पिस में वेसिकल देखने को मिलेगा, कैनक्रॉइड में पुस्टुल्स देखने को मिलेगा, LGB में पैपुल्स, वेसिकल, पुस्टुल्स तीनों देखने को मिलेगा, दोनों वेनोसी में पैपुल्स मिलेगा, ठीक है। तो अब ये पैपुल्स और वेसिकल और पुस्टुल्स इसके शेप होते कैसे, ये देखिए, जो पैपुल्स होता है ना वो इस तरह का होता है, मतलब कि सुपरफिशियल सॉलिड होगा, एलिवेटेड होगा। इसका जो डायमीटर है वो लेस देन या इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर होता है, और इसका कैरी जो कलर है वो वेरी करता है। जो पुस्टुल्स हैं इसमें पस भरे हुए रहते हैं, मतलब वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पस रहता है। और वेसिकल्स क्या हैं, तो एक सर्कुलर कलेक्शन है जिसपे पानी भरा हुआ रहता है, और इसका डायमीटर की बात करें तो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ लेशन साइफिलिस में मेनली एक होता है, हर्पीस में बहुत सारे होते हैं, कैनक्रॉइड में भी बहुत सारे होते हैं, LGB में एक होता है, और दोनों वेनोसिस में वेरिएबल होता है, अलग अलग होते हैं। डायमीटर, तो डायमीटर देख लीजिए, एजेज अभी बता दिया, डेप्थ बता दिया, बेस, इंड्यूरेशन, ये सबका इंक्यूबेशन पीरियड है, पेन ऑन द बेसिस ऑफ पेन, ये सब डिफ्रेंशिएट करना सिखा दिया। ये है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और कल्चर किस में करते हैं और किस में नहीं करते हैं, ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये भी लैब टेस्ट है, कलेक्शन ट्रांसपोर्ट मीडिया और सेरोलॉजी के बेसिस पे, ये मॉलिकुलर टेक्निक के अनुसार और हिस्टोपैथोलॉजी के अनुसार। अब आते हैं वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन वेजाइना। ये मेनली 3 कारण इसमें मेन होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडा एल्बिकन्स और ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होता है, तो अल्टरेशन इन द नॉर्मल वेजाइना फ्लोरा ना। आपको पता है हर जगह का एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, मतलब कि बैक्टीरिया जो होता है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे शरीर में नॉर्मल लेवल में प्रेजेंट होते हैं, और उससे ज़्यादा या कम हो जाना एबनॉर्मल होता है। तो वही जो नॉर्मल वेजाइना फ्लोरा है उसमें चेंजेज आ जाते हैं, तब बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। रिस्क फैक्टर एस्ट्रोजन का लो होना। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके सिम्टम आपको फीसी ऑर्डर, मतलब जो स्मेल कैसा लगेगा, मछली की तरह। जब उसमें से जो स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे
तो जो स्पेकुलम निकलेगा वो पतला होगा, ग्रेइश वाइट होगा, बीफ टेस्ट होंगे और केवेज 10% मिलेगा। वेजाइनल पीएच ग्रेटर देन 5 होगा। बेथ माउंट करेंगे हिस्टोलॉजी तो क्लू सेल मिलेंगे। ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल। कैंडिडा एल्बिकन्स तो कैंडिडा एल्बिकन्स के कारण होता है। रिस्क फैक्टर जिसको डायबिटीज मेलिटस होया हुआ है, सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक होया हुआ है, इम्यूनिटी वीक है, तो इसमें कैसे पता चलेगा? तो इचिंग, बर्निंग और पेन होगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो इसमें स्पेकुलम का एग्जामिनेशन कर दी और वाइट। देखिए ऐसे पता चल सकता है ना कि कैंडिडा एल्बिकन्स है या बैक्टीरियल वैगिनोसिस। कैंडिडा एल्बिकन्स में वाइट और कर्दी होता है, पिक्चर देखिए, और बैक्टीरियल वैगिनोसिस में ग्रेइश वाइट और पतला होता है। और जब बात करें ट्रैकोमोनास वेजिनाइटिस का तो इसमें स्ट्रॉबेरी सर्विक्स हो जाता है। ठीक है, जब इसका बेथ माउंट करेंगे तो सीधो हाइपी देखने को मिलेगा और ट्रीटमेंट में हम फ्लूकोनाजोल देते हैं। अब ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, तो ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस के कारण होता है, बहुत लोगों से सेक्स करने के कारण होता है। इसमें ईचिंग, बर्निंग और पेन होगा इंटरकोर्स के समय। तो स्पेकुलम एग्जाम में कैसा मिलेगा? फ्रोथी, फेन जैसा और ग्रीन कलर का निकलेगा। इडिमेटस फूल जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सर्विक्स लगेगा जैसे कि स्ट्रॉबेरी का है। जब इसका पीएच देखेंगे तो लेस देन 4.5 होता है, अल्कलाइन होता है। इसका वेट अमाउंट देखेंगे तो मोटाइल पियर शेप ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा और ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, अब बेथ अमाउंट क्या होता है, केओएच स्लाइड क्या होता है, बीफ टेस्ट क्या होता है, ये लिखा हुआ है। बेथ अमाउंट में हम क्या लेते हैं? सैंपल ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज लेते हैं, उसको ग्लास के स्लाइड में रखते हैं और उसको मिक्स करते हैं साल्ट सॉल्यूशन के साथ। केओएच स्लाइड क्या होता है? ये एक स्लाइड होता है जिसमें मिला हुआ रहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बीफ टेस्ट क्या होता है? इसमें बहुत सारे ड्रॉप होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, उसमें ऐड किया जाता है वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर फीसी ऑर्डर आएगा इसका मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया वेजिनोसिस है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये क्या है? पोटेंशियली फीटल इलनेस कॉज्ड बाय इग्जोट्रोसिन TSST1, इसके कारण मेनली होता है। ये किस बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया जाता है? तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको कहते हैं TSST1, जिसके कारण टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। रिस्क फैक्टर, कट हो गया हो या स्किन में बर्न हो गया हो, अभी रिसेंट सर्जरी हुआ है, डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम हो गया है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू, चिकन पॉक्स हुआ हो तब ये हो सकता है। केस में कैसे पेशेंट आएंगे? तो फीवर है, रैश है, हाइपोटेंशन है, मेनली 3 से ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हैं जैसे कि GI, तो वोमिटिंग, डायरिया, मैल्गिया, म्यूकस मेम्ब्रेन, रीनल हेपेटिक, कार्डियो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोपल्मोनरी, या प्लेटलेट काउंट कितना हो? 100 से कम हो। निगेटिव थ्रोट और सेरिकुलर फ्लूइड कल्चर हो, निगेटिव सीरोलॉजिक टेस्ट हो। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ICU सेटिंग करेंगे, IV फ्लूइड देंगे, एंटीबायोटिक में क्लिंडामाइसिन देंगे, और मर्सा रहा तो हम लाइनिजोलिड देंगे। सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन इन सर्विक्स, इसमें मेनली ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। कहाँ पर? तो सर्विकल एपिथेलियम में और स्ट्रोमा में। मतलब जो इन्फ्लामेशन होता है वो एपिथेलियम में होता है और स्ट्रोमा में होता है। किससे एसोसिएटेड होता है? ट्रॉमा, इन्फ्लामेटरी डिजीज, नियोप्लेसिया, इन्फेक्शन। ये मेनली क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस या गोनेरिया के कारण होता है। मुकोपुरुलेंस सर्विटाइटिस, मतलब कि ये क्या रिलीज करेगा? म्यूकस और पस की तरह रिलीज करेगा, जो मेनली जब कॉटन डालेंगे तो उसमें वो इजीली सीन हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट एजिथ्रोमाइसिन देंगे 1 ग्राम या डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। ठीक है, जिसको क्लैमिडिया होया हुआ है उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमारा लोअर जेनाइटल ट्रैक का इन्फेक्शन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अपर जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।